आज हम डीप डाइव कर रहे हैं भौतिकी के कुछ सबसे बुनियादी सिद्धांतों में। सर आइजैक न्यूटन के गति के 3 नियम। मतलब ये कि चीजें चलती कैसे हैं, क्यों चलती हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इन नियमों को काफी गहराई से देखती है। उनकी परिभाषा है, वो कैसे बने और असल जिंदगी में कहाँ दिखते हैं। बिल्कुल, और हमारा मिशन है इन नियमों को एकदम आसान बनाना, समझना कि हमारी रोज की जिंदगी में ये कैसे काम करते हैं और कैसे इन्होंने, आप कह सकते हैं, यूनिवर्स को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। सही कहा। सोचिए, साइकिल चलाने से लेकर स्पेस में रॉकेट भेजने तक सब इन्हीं पर टिका है ना कमाल। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मोटे तौर पर ये 3 नियम हैं क्या? हाँ, तो पहला नियम है जड़त्व का नियम। मतलब चीजें जैसी हैं वैसी ही रहना चाहती हैं। रुकी हैं तो रुकी रहेंगी, चल रही हैं तो चलती रहेंगी। अच्छा, जब तक कोई बाहरी बल उन्हें छेड़े नहीं। इसे जड़त्व कहते हैं। फिर दूसरा नियम बताता है कि बल लगाने से क्या होता है। F = ma वाला बल, द्रव्यमान, त्वरण का रिश्ता। और संवेग का भी। हाँ, संवेग P = mv। और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया। हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। बल हमेशा जोड़ों में आते हैं। ठीक है, तो पहले नियम पे आते हैं, जड़त्व। आपने कहा चीजें अपनी अवस्था बनाए रखना चाहती हैं। जैसे आप बस में हैं, बस अचानक चलती है, आप पीछे जाते हैं, या अचानक रुकती है तो आप आगे झुकते हैं। हाँ, बिल्कुल। शरीर तो अपनी पुरानी अवस्था में ही रहना चाह रहा है। एग्जैक्टली। और जितना ज्यादा वजन मतलब द्रव्यमान, उतना ज्यादा जड़त्व। भारी चीज को हिलाना या रोकना मुश्किल होता है। अच्छा, और सीट बेल्ट इसीलिए जरूरी है, वो इसी जड़त्व के झटके से बचाता है। बिल्कुल। और हाँ, एक बात और, हमें लगता है चीजें अपने आप रुक जाती हैं, पर असल में हवा का प्रतिरोध या जमीन का घर्षण, ये सब बाहरी बल हैं जो उन्हें रोकते हैं। समझ गया। तो ये तो हुआ जब कोई बल ना लगे या बल संतुलित हो। लेकिन अगर हमें गति बदलनी हो तब आता है दूसरा नियम। हाँ, दूसरा नियम F = ma। मतलब बल बराबर है द्रव्यमान गुणा त्वरण। किसी चीज को तेजी देनी है तो कितना जोर लगाना पड़ेगा, ये उसके वजन यानी द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सही। भारी ट्रक को धक्का देना ज्यादा मुश्किल है हल्की कार से, ये तो साफ है। हाँ, लेकिन F = ma से भी ज्यादा बुनियादी चीज है संवेग, मोमेंटम। अच्छा, वो कैसे? संवेग तो द्रव्यमान गुणा वेग होता है, P = mv। हाँ, पर दूसरा नियम असल में कहता है कि बल जो है वो संवेग में बदलाव की दर है। मतलब F = ΔP ΔT। ओ, तो F = ma इसका एक स्पेशल केस है, जब द्रव्यमान नहीं बदल रहा होता। सही पकड़ा। और इसका बढ़िया उदाहरण है क्रिकेट में कैच लेना। खिलाड़ी हाथ पीछे क्यों खींचता है? हाँ, देखा है, टाइम बढ़ाने के लिए। हाँ, वो गेंद का संवेग शून्य करने का समय ΔT बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि हाथ पर लगने वाला औसत बल F कम हो जाता है, चोट नहीं लगती। वाह, ये तो कमाल का एप्लीकेशन है। समय बढ़ाओ, बल घटाओ। अच्छा, और तीसरा नियम? क्रिया प्रतिक्रिया। सुनने में तो सीधा लगता है। हाँ, कि हर क्रिया की बराबर और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। मतलब अगर आप दीवार को धक्का दें तो दीवार भी आपको उतने ही जोर से वापस धक्का देती है। लेकिन एक मिनट, अगर बल बराबर और उल्टे हैं तो फिर चीजें हिलती कैसे हैं? मतलब मैं जमीन को पीछे धकेलता हूं चलने के लिए, जमीन मुझे आगे, तो ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? सब कुछ रुक क्यों नहीं जाता? बहुत अच्छा सवाल है ये, और इसका जवाब ये है कि क्रिया और प्रतिक्रिया वाले बल हमेशा अलग अलग चीजों पर लगते हैं। अच्छा। हाँ, जब आप चलते हैं तो आपका बल क्रिया लगता है जमीन पर, और जमीन का बल प्रतिक्रिया लगता है आप पर। क्योंकि बल 2 अलग चीजों पर हैं, वो कैंसिल नहीं होते, इसीलिए आप आगे बढ़ पाते हैं। ओह, ये बात है। एक बल जमीन पर, दूसरा मुझ पर। समझ गया। हाँ, जैसे रॉकेट उड़ता है, गैसें नीचे जाती हैं, क्रिया, रॉकेट ऊपर जाता है, प्रतिक्रिया। बंदूक चलती है, गोली आगे, क्रिया, बंदूक पीछे हटती है, प्रतिक्रिया। बिल्कुल साफ हो गया अब। और सोचिए, इन नियमों का ऐतिहासिक महत्व कितना जबरदस्त है। न्यूटन ने 1687 में अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में दिया था इन्हें। हाँ, वो एक मील का पत्थर था। और इसने सिर्फ जमीन की चीजों की गति ही नहीं समझाई, बल्कि केपलर के ग्रहों के नियमों को और गुरुत्वाकर्षण को सबको एक साथ जोड़ दिया। ये सोचना कि गिरता हुआ सेब और घूमते हुए ग्रह एक ही नियम मानते हैं,
कमाल था उस वक्त। बिल्कुल। इसने दिखाया कि प्रकृति के नियमों को गणित से समझा जा सकता है, भविष्यवाणी की जा सकती है, पर यह भी याद रखना जरूरी है कि इन नियमों की भी अपनी सीमाएं हैं। अच्छा, मतलब ये हर जगह लागू नहीं होते। हाँ, हमारी रोजमर्रा की दुनिया में सामान्य गति के लिए ये एकदम सटीक है, लेकिन जब चीजें बहुत तेज चलती हैं, प्रकाश की गति के करीब, तब आइंस्टाइन की रिलेटिविटी आती है। हाँ, और जब चीजें बहुत ही छोटी होती हैं, एटम के लेवल पर, तब क्वांटम मैकेनिक्स के नियम लगते हैं। तो ये न्यूटन के नियम अपने दायरे में बिल्कुल सही हैं, पर वो दायरा सीमित है। फिर भी इन्होंने मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी। निश्चित रूप से हमारे आसपास गति को समझने का आधार यही है। वैसे एक दिलचस्प बात और है जो हमारे स्रोत में थी। हाँ, बताइए। कि बाद में लियोनार्ड यूलर जैसे वैज्ञानिकों ने इन नियमों को और आगे बढ़ाया, ताकि ये सिर्फ छोटे कणों पर नहीं, बल्कि असल दुनिया की बड़ी, ठोस या लचीली चीजों पर भी लागू हो सकें। ओह, तो मतलब वैज्ञानिक समझ हमेशा विकसित होती रहती है। शुरुआती नियम भी समय के साथ बदलते हैं या ज्यादा जटिल चीजों को समझाने के लिए ढाले जाते हैं। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या हमारे आज के जो पक्के वैज्ञानिक नियम हैं, उनमें भी ऐसी कोई सीमाएं या विस्तार छिपे हो सकते हैं जिन्हें हम अभी जानते ही नहीं। विज्ञान तो एक लगातार चलने वाला सफर है।